गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और अभी हमने ऑलरेडी आज के जो करंट अफेयर्स उस पर चर्चा कर ली है। आज हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर एमसीक्यूज़ कौन कौन से रहे हैं करंट अफेयर बेस्ड। कल के आर्टिकल संबंधी जो मुख्य परीक्षा संबंधी जो प्रश्न है वो कौन कौन से बन सकते हैं, उन्हें कैसे अप्रोच करना है, उससे जुड़े भी कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पर देखेंगे जो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे रिवीजन में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर हम बात करें पीडीएफ की तो आप टेलीग्राम चैनल में आप जा सकते हैं, घटना सूत्र के जो टेलीग्राम चैनल है और वहाँ पर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आज की जो चर्चा है उसकी शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की जो बात कर रहा है कि हालिया अनुसंधान के अनुसार जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन है उसका पर्यावरण, मानव जीवन हर जगह नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब इस जलवायु परिवर्तन से नकारात्मक प्रभाव पड़ने के संबंध में एक आर्टिकल आया था, उसमें जो आंत पर, जो मानव शरीर की आंत पर जो प्रभाव पड़ रहा था उस संबंध में यहाँ पर बात थी। तो पहला स्टेटमेंट उसके संबंध में बोलता है उच्च स्तर जो CO2 है, जो हाई CO2 है, उसमें प्रमुख जो माइक्रो पोषक तत्व हैं जैसे जिंक, आयरन की कमी से जोड़ा गया है। और जो मुख्य फसलों में पाए जाते हैं ये क्या होते हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं जब CO2 ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। दूसरा, वैश्विक तापमान वृद्धि में मानव आंत माइक्रोबायोडाटा की विविधता में कमी आने की संभावना, यह भी स्टेटमेंट सही है। जलवायु परिवर्तन का आंत स्वास्थ्य पर प्रभाव केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण, तो ऐसा नहीं है। हर एक क्षेत्र में क्या हो सकता है, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके जो ऑप्शन है यहाँ पर दो, यहाँ पर सही है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें तो आप यहाँ पे पाएंगे जो मानव जो शरीर है उसमें लगभग जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से देखा जाता है। चाहे आप देखें PM2.5 के बारे में आप जानते हो कि PM2.5 जो पार्टिकुलर मैटर होता है, जो जलवायु परिवर्तन जैसे प्रदूषक बढ़ता है तो इससे अगर आप देखें अस्थमा संबंधी रोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ ब्रोंकाइटिस व अन्य जो श्वसन संबंधी रोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था। साथ ही अगर आप देखें सिर्फ ये तो रहे श्वसन संबंधी मामले, हृदय संबंधी मामले भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते, चाहे हीट स्ट्रोक हो, हीट एक्सॉस्टेशन हो, ये संबंधी जो मामले हैं, गर्मी में जो दिल का दौरा तेजी से पड़ना, जो गर्मी में शरीर का तापमान बढ़ना, और जो तापमान बढ़ने से क्या होता है, जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो फैलने सिकुड़ने लगती हैं। और इससे क्या होता है, जो हार्ट होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हार्ट रिलेटेड डिसीज भी यहाँ पर होते हैं और इससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर से भी अगर आप देखें हार्ट अटैक की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें स्किन केयर या त्वचा संबंधी यहाँ पर बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे जो आँखों से तेज ज्वलन हो, आँखें तेज जलना और शरीर में बहुत सारे ऐसे धब्बे पड़ना, ये सारी समस्याएं मुँह से रेशेज बहुत सारी देखने को मिलती हैं जो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से होती है। फिर इसके अतिरिक्त अगर आप देखें जो तंत्रिका तंत्र है उसमें भी आप देखेंगे नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। डिप्रेशन है, एंजाइटी बढ़ता है ज़्यादा तापमान से, ज़्यादा बारिश से, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इससे भी जो मानसिक तनाव लगातार बढ़ता रहता है। इसका जो शारीरिक जो हमारा विकास है उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर प्रतिरक्षा तंत्र भी हमारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। आपको पता है कि जो वायरल या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से पड़ते हैं। अचानक से बारिश हुई और मच्छर पैदा हो गए, इससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं। हड्डियों में आर्थराइटिस जैसे रोग, यहाँ पर गर्मी और हड्डियों में गर्मी और आर्द्रता के कारण जोड़ों में सूजन व दर्द हो जाते हैं, आर्थराइटिस जैसे रोगों की भी यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर डिहाइड्रेशन की वजह से अगर आप देखें किडनी या फ्लूइड रेगुलेशन भी समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये तो अगर आप देखें बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव की हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम लागत, प्रभावशीलता, नवाचार पर जोर देता है। अब ये बात सही है, बिल्कुल सही है ये बात। ये भारत का जो कार्यक्रम है अगर आप देखेंगे कि बहुत कम खर्चे में, कम जैसे अगर आप देखें 400 करोड़ रुपए में जिस तरह से एक मूवी का खर्चा आ जाता है, भारत में भी हालांकि इतने खर्चे आने लगे, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर तो इतने मंगल मिशन भारत का चला जाता है। तो देखो बहुत वहनीय है भारत का जो स्पेस मिशन है। दूसरा, भारत एकल मिशन में सबसे अधिक उपग्रह लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड है। तो 104 भारत ने उपग्रह लॉन्च किए थे, ये बात एकदम सही। और ये जो कथन कारण दोनों की यहाँ पे बात कर रहा है। और चूँकि भारत का जो मिशन है सस्ते होते हैं, इसलिए जो ज़्यादातर जो कंट्री, जो छोटे छोटे देश हैं, उनके मिशन आसानी से भारत से लॉन्च किए जा सकते हैं। अब इसमें अगर देखें तो भारत में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मिशन भी लॉन्च किए हैं। चाहे देखें चंद्रयान-1 के बारे में, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। अब बेसिकली चंद्रमा पर जो पानी के अणु है उसकी खोज का जो कार्य चंद्रयान-1 ने किया था। फिर आप देखेंगे जो मॉम मिशन है, मंगल मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे 2013 में ऑर्बिटर भेजा गया था। पहले मिशन में भारत ने सफलता प्राप्त कर ली थी। भारत पहला देश बन गया था जिसने पहली बार में सफलता प्राप्त की मार्स में ऑर्बिटर भेजने की। फिर आप देखें चंद्रयान मिशन के बारे में, चंद्रयान-2 मिशन है। चंद्रयान-2 2019 में मिशन है। भारत स्पेस जो इसरो के मिशन है उसमें यह सीखने लायक है। इस इसरो क्या करता है कि दूसरों की गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखता है और इससे क्या करता है कि हमें दोबारा गलती ना करनी पड़े। हमें खुद गलती करके नहीं सीखना है, दूसरों की गलती से उससे भी सीखना है। तो पर्सनल लाइफ में हम उसे, या यूपीएससी में भी इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही भारत का जो रॉकेट है उसमें देखो PSLV
C-37 उसको बनाया जिसमें उपग्रह को प्रक्षेपित करने में अगर आप देखिए मदद प्राप्त की। 104 सैटेलाइट यहाँ पर भेजे गए। फिर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए भारत यहाँ प्रयास कर रहा है कि 2030 तक देखें आगे चल के यहाँ पे देखो भारत अभी तो 2025 में गगनयान मिशन भेजने की दिशा में कार्यरत है कि जिसमें पहला मानव स्पेस मिशन होगा भारत का। फिर बाद में आप देखेंगे भारत का टारगेट है खुद का यहाँ पे स्पेस स्टेशन भी हो। इस तरह से आप देखें बहुत सारी पहल भारत ने की है। नाविक के बारे में आप जानते होंगे जो सैटेलाइट 2016 में भारत का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसरो ने डेवलप किया है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। प्रश्न क्रमांक 3, भारत में कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत बेसिकली होता क्या है? तो आप देखें जो कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत होता है उसका मतलब ये होता है कि सैन्य तरीके से एक ऐसा माहौल तैयार करना, इस तरह से ताकत को विकसित करना कि युद्ध की स्थिति में जो विरोधी है विपक्षी उसको त्वरित रूप से प्रभावी प्रतिक्रिया दे दो, इतनी तेज़ी से एक्टिव उसमें दे दो कि वो क्या निर्णायक तरीके से उसको पता चल जाए कि वो उसके हाथ से मामला निकल गया है। तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन होता है। यह त्वरित सीमित प्रतिशोधी हमलों पर जोर देता है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के निर्णायक रूप से पराजित करने के लिए पूर्ण स्तरीय युद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, तो पूर्ण स्तरीय युद्ध करना ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। जो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो इस सिद्धांत को आधिकारिक रूप से 2004 में स्वीकृत किया गया था। तो केवल 2 सही है, जिसमें पहला व तीसरा इसका सही ऑप्शन है। यहाँ पर ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। अब कोल्ड स्टार्ट क्या है, इस पर मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन विभिन्न तत्व होते हैं। जैसे आप देखिए इन्फेंट्री आर्टिलरी को यहाँ पे कमजोर कर देना, डिफेंस सिस्टम को तोड़ देना। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ इसके तत्व यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न बात करें भारत के न्यायिक सुधारों के संबंध में। आपको पता है कि जुडिशरी है उसमें केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग इस संबंध में हमने देखा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। कल की आर्टिकल हमने कवर किया था। तो उसमें प्रश्न ये बनता है कि मार्च 2025 तक मामलों का बैकलॉग 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है। तो सही बात है। भारत का जो अधीनस्थ न्यायालय महिलाओं की संख्या 30% से अधिक हिस्सा बताती है। गलत बात है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट सही गलत है। यहाँ पे लगभग 14% के आसपास अगर आप देखेंगे जो महिला न्यायाधीश भारत में दिखाई देती हैं। 11% ही, या 14 तो मतलब अगर आप देखें ज़्यादा है, 11% दिखाई देती हैं, 30% नहीं। फिर तीसरा 2020 के बाद लगभग 30% जिला अदालतों में ई फाइलिंग का एकीकरण किया गया है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है सही है। तो पहला और जो तीसरा स्टेटमेंट से तो केवल 2 यहाँ पर इसका सही हो जाता है। 2005 में अमेरिका चीन जिनेवा वार्ता के परिणाम स्वरूप डाउ जोन्स और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में वृद्धि हुई है। वार्ता सफलतापूर्वक समाप्त हुई और द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यहाँ पर क्या सही है बात? देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पे वो कथन गलत, कारण गलत है। वार्ता भी सफलतापूर्वक नहीं सक्सेस हुई और इससे अगर देखिए अभी यहाँ पे कई दौरों पर यह वार्ता चलेगी। फिर अगला प्रश्न बात करते हैं यहाँ पर हमें हमारे ऑपरेशन सिंदूर की रणनीतिक महत्ता को विश्लेषण कीजिए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करें। देखिए ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ कि जिस तरह से पाकिस्तान ने यहाँ पर अटैक किया, पाकिस्तान ने बेसिकली जो आतंकवादी गतिविधि पहलगाम में हुई, उसके बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसमें लश्कर तैयबा का जो जैसे मोहम्मद के ठिकाने है उसको नष्ट करने की दिशा में ये आतंकी ढांचों को नष्ट किया। तो इस संबंध में पहले परिचय में आप यही बता देंगे ऑपरेशन सिंदूर और उसका महत्व बता देंगे। फिर आप मुख्य भाग में आएंगे और बताएंगे ऑपरेशन की रणनीतिक उद्देश्य क्या है, फिर आप बताएंगे रणनीतिक उद्देश्य जैसे आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना, आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना, फिर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना। फिर आप यहाँ पे बताएंगे कि प्रक्रिया प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जा रहा है, सटीक हमले किए जा रहे हैं, रियल टाइम इंटेलिजेंस का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। फिर इसके सिद्धांत में बदलाव, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन भारत की त्वरित सीमित प्रतिरोधी जिसमें पूर्ण पैमाने पर बढ़ोतरी को रोका गया, अर्थात पूर्ण स्केल पर वारना शुरू करके अचानक से उसके ऊपर अटैक करके कमजोर कर देना। इस संबंध में जो पॉलिसीज को अपनाया जा रहा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संदेश यहाँ पे देखें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो बाइकआउट करना है, पाकिस्तान को देखेंगे दरकिनार किया जाने का प्रयास कर, साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को तुरंत सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है हर एंगल पर। तो ये सारी बातें यहाँ पर, हालांकि इससे जोखिम भी हैं, कई सारे खतरों पर आतंकी हमलों का खतरा है, साथ ही जो सैन्य हमलों का भी खतरा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर आप जो आतंक विरोधी जो गतिविधि उस दिशा में यहाँ पे कदम इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। फिर निष्कर्ष में आप बताएंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर है आतंकवाद विरोधी रणनीति है वो भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आतंकवाद को यहाँ पे समाप्त करने की दिशा में आवश्यक एक ठोस कदम उठाए जाना चाहिए। जो भारत सटीकता से प्रौद्योगिकी इस्तेमाल कूटनीतिक संतुलन बनाकर यहाँ पर कदम उठा रहे थे। इस संबंध में यहाँ पर आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न बात करें, संशोधित शक्ति नीति में कोयला आवंटन में सुधार की संभावनाओं को भारत के पावर क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आलोचना विश्लेषण कीजिए। तो आपको पता है कि शक्ति नीति के बारे में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बता दीजिए। जो शक्ति नीति है वो किस लिए, कोयला का जो आवंटन उसको व्यवस्थित करना, प्रक्रियात्मक देरी को
सही करना, डिले ना हो किसी चीज़ का, और सभी लोगों को लोकतांत्रिक करने से करना, बेसिकली ये तो पर्पज है। नीति का उद्देश्य बताएं कि इसमें आप देखें मुख्य भाग में 2 विंडो बनाए गए। विंडो 1 बना दिया जाएगा, सरकार के लिए बना दिया गया। विंडो 2 आप देखेंगे जो अदर सेक्टर के लिए बना दिया गया, जहाँ से आप देखें जो कोयले खरीदी बिक्री इस संबंध में कार्य यहाँ पे अनुमति यहाँ पे प्राप्त की जा सकती है। फिर आप इंपॉर्टेंट बता देंगे कि अगर आप देखेंगे जो जीवाश्म ईंधन उसमें कोयला की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आप देखें, चाहे विद्युत, चाहे बहुत इस्पात कंपनी हो, चाहे इसके अलावा जो विद्युत निर्माण कंपनी यहाँ पर बहुत उसका है। फिर आप यहाँ पे नए निजी क्षेत्रों के निवेश की भी आवश्यकता है। कोयला जो परिवहन उसमें आप देखेंगे टैरिफ उनमें कम करने की आवश्यकता है। ये सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखाएंगे, सकारात्मक परिणाम यहाँ पे दिखाएंगे, चुनौतियाँ भी दिखाएंगे। हालांकि लॉजिस्टिक अन्य संबंधी समस्या से चिंताएं देखने को मिलती है, पर्यावरणीय चिंताएं हैं। लेकिन अगर आप देखें निष्कर्ष में आप बताएंगे जो संशोधित शक्ति नीति है, ये शक्ति नीति कहीं ना कहीं जो भारतीय जो कोयला आवंटन की नीति है उसको बेहतर करने में, कोयला का जो डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण दिखाई देती है, और इसका यहाँ पे महत्व आपको रेखांकित करना है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही फिलहाल, कल फिर मिलते हैं।